नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सेशन की शुरुआत से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी चैनल को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र वाली समवर्ती सूची का मामला है। नागरिकता के संबंध में कह रहा है तो भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र वाली समवर्ती सूची का मामला है और संविधान के भाग सेकंड में के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। दूसरा कथन कह रहा है, अनुच्छेद 11 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके भारत की संसद ने 1955 के नागरिकता अधिनियम को लागू किया था। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हमारा केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है और भारतीय संविधान के भाग सेकंड और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही साथ बताते चलें आपको कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए बात करें व्याख्या की। तो अभी हुआ क्या है कि जो राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के नेता जी, उनके नागरिकता को लेकर के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो अभी लखनऊ की जो बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, वो इसकी जांच करेगी उनके नागरिकता के संबंध में। तो इसीलिए ये मुद्दा बना है। तो लखनऊ कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के नागरिकता विवाद को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सुनवाई करेगी। और कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका को 21 अप्रैल के सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस आर मसूदी व जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की पीठ ने कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी जीत को रद्द किया जाए। अदालत ने दावों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि याची की शिकायत पर संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर विवरण मांगा है। सरकार को निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। तो ये तो मामला हो गया करंट का, किस तरीके से जो है नेता विपक्ष के नागरिकता को लेकर के जो है प्रश्न उठ रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा कहाँ के नागरिक हैं और यहाँ की सदस्यता, उनकी सांसदीय की सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी। हम लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है नागरिकता अधिनियम 1955 और किस तरीके से नागरिकता अर्जन की जाती है, किस तरीके से नागरिकता का निरसन होता है। तो चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 का अधिनियम 30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित किया गया था और यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए कानून को संरेखित करता है। इसे 19 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 को देखिए, अब नागरिकता किस प्रकार से जो है त्यागा जा सकता है, तो उसके 8 आधार हैं। ठीक है, 3 आधार हैं। धारा 3 के तहत जो है, जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। जब पिता अपनी नागरिकता खो देता है तो उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं। तो धारा 8 क्या कहती है, यदि कोई व्यक्ति है और वो किसी विदेशी देश का जो है नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो जब वहाँ का नागरिक बन जाएगा, यहाँ का नागरिक बन जाएगा, तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसमें धारा
9 क्या कहता है, तो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है। धारा 9 क्या कहता है, वंचना की बात करता है, तो भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति है यदि वह पंजीकरण, देशीकरण या अनुच्छेद 5 खंड सी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान है। नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, तो जन्म से धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये हो गया जन्म की बात। ठीक है। और उसके बाद वंशानुगत तरीके से जो है नागरिकता मिलती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो किसी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। तो 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद, ठीक है, देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता पिता यदि कोई भारतीय है, ठीक है, उसमें से कोई एक भारतीय हो, ठीक है, माता हो या पिता हो, तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। अगला है पंजीकरण द्वारा। तो धारा 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो, तो वो जो है भारतीय नागरिक बन जाएगा। ठीक है। तो पंजीकरण के माध्यम से देख लिया, वंशानुगत के माध्यम से देख लिया, जन्म के माध्यम से देख लिया, देशीकरण देख लिया जाए। तो देशीकरण क्या है? 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है, लेकिन ऐसे देशों से नहीं होना चाहिए जो प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कम से कम एक भाषा से परिचित होना चाहिए, तभी उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलती है। अगला है क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल करके। यदि देश अपनी संप्रभुता के तहत एक अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ता है तो उस देश के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये प्रमुख प्रावधान थे नागरिकता से। तो देखिए, अब ये हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। आपको क्या नाम रखना है, ट्रिक याद रखना है। कौन सा? ब्रांड, BRAND। इसी के तहत जो है हमें नागरिकता प्राप्त होती है। ब्रांड से हो गया बर्थ, B से हो गया बर्थ, B फॉर बर्थ, R फॉर रजिस्ट्रेशन, A फॉर एक्वायर्ड, N फॉर नेचुरलाइजेशन, और D फॉर डिसेंट। तो ये 5 आधार हैं अर्जन के। ठीक है। तो आप ब्रांड नाम याद रखिएगा, ट्रिक।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्चतम न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है एवं पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। दूसरा कथन कह रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1986 में लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिए दंड का प्रावधान है। पूछ क्या रहा है सही कथन की सही कथन को चयन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर न तो एक सही है और न ही दो सही है। अब क्यों नहीं सही है? यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जज, पहला कथन की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, यहाँ तक तो मामला सही है। एवं पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो यहाँ पुलिस जो है खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, बल्कि उसे सीजीआई से अनुमति लेनी पड़ती है, तब वो मामला दर्ज होता है। दूसरा कथन क्यों गलत है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है 1986 में नहीं बल्कि 1988 में आया था और लोक सेवकों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिए इसमें दंड का प्रावधान है। ये कथन सही है। तो यहाँ पर न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो बात करें इसकी व्याख्या की तो अभी हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं कौन? जस्टिस यशवंत वर्मा जी, ठीक है। और इन पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। 14 मार्च को उनके आवास में एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। अभी यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। इन हाउस का मतलब जो न्यायालय डिपार्टमेंट खुद करता है किसी भी विभाग का। इसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। इसके लिए राष्ट्रपति को भारत सरकार के चीफ जस्टिस की सलाह लेनी होगी और उसके बाद तय करना होगा कि एफआईआर दर्ज हो सकता है या नहीं। तो यही मामला है। वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस प्रक्रिया का गठन किया था, जिससे कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसमें कहा गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस शिकायत की जांच करें। अगर वे पाते हैं कि शिकायत बेबुनियादी है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस जज के खिलाफ शिकायत आई है उससे जवाब मांगा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज SN शुक्ला 2018 में इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया चली थी इनके खिलाफ। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। साल 2021 में CBI ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक चार्जशीट दर्ज की थी। वहीं बात करें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज निर्मल यादव के खिलाफ भी CBI ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ मुकदमा अभी लंबित है। मार्च 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज समित मुखर्जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ये सब मामले हैं, पूर्व के मामले। आज दोस्तों जीभ में थोड़ा छाला पड़ गया है, इसलिए बोलने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जज को अब कैसे हटाया जाता है उसे देख लें। तो महाभियोग की यह प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने
का प्रस्ताव दे दें तो फिर सदन के अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद 3 सदस्यों की समिति इस मामले की जांच करती है और एक रिपोर्ट सदन को सौंपती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है, जिसे पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता होती है, यानी बिल पास करने की जरूरत होती है, महाभियोग पास करने की जरूरत होती है, जिसे विशेष बहुमत द्वारा समर्थित किया जाता है, यानी विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। यानी उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है। निष्कासन के आधार में दुर्व्यवहार या अक्षमता भी सम्मिलित होते हैं। संसद के पास अभिभाषण प्रस्तुत करने और किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने तथा उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है। एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं तथा उनके कार्यकाल की अवधि में सिद्ध कदाचार या अक्षमता को छोड़कर उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। तो सिद्ध कदाचार के आधार पर ही जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है वर्मा के खिलाफ, यशवंत वर्मा के खिलाफ। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? तुहिनकांत पांडे, विजय भल्ला, गोपाल विट्ठल और आशीष मिश्रा। तो विट्ठल नहीं होगा, विट्ठल होगा, विट्ठल। ठीक है। और इन्हीं को जो है भारत सरकार का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। और किसकी जगह पर लिए हैं? ये तुहिनकांत पांडे की जगह पर आए हैं। पहले इसकी वित्त सचिव के रूप में तुहिनकांत पांडे थे। तो बात करें वरिष्ठ नौकरशाह अजय सेठ को सोमवार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। कर्नाटक, एक मिनट दोस्तों, यहाँ अजय सेठ होगा, ये ऑप्शन गलत है। आशीष मिश्रा की जगह अजय सेठ कर लीजिए आप लोग। ठीक है। और यही ऑप्शन सही है। गोपाल विट्ठल अभी क्या हुआ है, इनकी भी नियुक्ति हुई है। किस पर? GSMA, यानी जो वैश्विक दूरसंचार उद्योग होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है GSMA, और उसी के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अध्यक्ष के रूप में गोपाल विट्ठल जी चुने गए हैं। ऑप्शन हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से नाम उनका नहीं आया था। तो चलिए, वरिष्ठ नौकरशाह अजय सेठ को सोमवार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी सेठ वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, ये कार्मिक मंत्रालय ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही नियुक्ति और वो ट्रांसफ़र का ऑर्डर देता है। तो इसके मुताबिक कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेठ को वित्त सचिव नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। हाल ही में तुहिनकांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद वित्त सचिव का पद रिक्त हो गया था। स्थापित परंपरा के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अलग अलग विभागों में तैनात सचिवों में से सबसे वरिष्ठ सचिव को वित्त सचिव नियुक्त किया जाता है, और इसीलिए जो है अजय सेठ को वित्त सचिव बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पहले जो है 1 लाख रुपए प्रतिमाह था जो है वेतन, अब जो है 1.24 लाख कर दिया गया है प्रतिमाह। कितने % की बढ़ोतरी हुई? 24%। तो अगर मान लीजिए
एग्जैक्ट डाटा ना पूछे, परसेंटेज पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा 24%। चलिए अगले व्याख्या की ओर बढ़ें। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, यानी बैक डेट से प्रभावी होगा। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को 1,00,000 रुपये मिलते थे। तो चैनल पर यदि आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वहीं अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ा करके 2,000 से 2,500 कर दिया गया है। यानी पहले जो है दैनिक भत्ता में 2,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 2,500 रुपये। ठीक है, पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है। बता दें कि ये बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। 5 साल बाद सांसदों की सैलरी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने जारी अधिसूचना की है और संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि 5 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। तो 2018 में किया गया था, अब जो है अब किया गया है, लेकिन वो प्रभावी कब से होगा? 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से। 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधार वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था और इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था। वहीं 2018 में संशोधन के अनुसार सांसदों को अपने कार्यकालों को अद्यतन रखने, अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे जानकारी दें कि सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रति माह और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ता, यानी जब वो उनका संसद सत्र नहीं चल रहा है तो उस समय 60,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, और जब संसद चल रहा हो तो उस समय दैनिक भत्ता 2,000 रुपये मिलेगा। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जानी है। इसके अलावा सांसदों को फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल करने के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। सांसद अपने और परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं। साथ ही साथ इसके बिजली मुफ्त बिजली का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी का लाभ भी मिलता है। सरकार उनके आवास और ठहरने की व्यवस्था भी करती है। उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र होते हैं, जिसे हम लोग HRA कहते हैं। अच्छा, अब इसमें आखिरी बार कब बदलाव हुआ था? तो यह संशोधन संसद के चालू बजट सत्र के दौरान किया गया है। सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में आखिरी बार अप्रैल 2018 में बदलाव किया गया था। इस बढ़ोतरी से राजकोष पर वित्तीय असर पड़ने के आसार हैं, क्योंकि 543 लोकसभा सांसद, 245 राज्यसभा सांसद और कई पूर्व सांसद हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का फायदा होगा। वेतन भत्तों के अलावा सेवारत सांसदों को कई और भी सुविधाओं का फायदा मिलता है। सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए 70,000 रुपये हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और ऑफिस खर्च के लिए 60,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसमें कर्मचारियों का वेतन, फ़ोन और स्टेशनरी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो जब से जो है
डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं तब से अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, विभिन्न देशों पर विभिन्न प्रकार के टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे में भी भारत ने भी अपने देश में टैरिफ लगाने की बात की है एंटी डंपिंग शुल्क के रूप में। तो एंटी डंपिंग शुल्क के बारे में सही विकल्प का चयन करें। यह एक प्रकार का कर यानी टैक्स होता है जो किसी देश द्वारा उन आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचा जा रहा होता है। यह शुल्क घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए लगाया जाता है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप है। पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर तीनों विकल्प सही है। चलिए बात करें तो भारत ने घरेलू उत्पादकों को पड़ोसी देशों से सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने में अब तक वैक्यूम फ्लास्क और एल्युमिनियम फॉयल सहित 5 चीनी वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। अब ये शुल्क कौन कौन से हैं? खासतौर से चीन पर लगाया है, ठीक है, चीनी वस्तुओं पर। यहाँ पर चीनी वस्तुओं लिखा भी है, ठीक है, यानी चीन से जो आयात होते हैं। ये शुल्क इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये उत्पाद सॉफ्ट फेराइट कोर, एक निश्चित मोटाई का वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, इसको छोड़ दीजिएगा बिंदु आप लोग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सॉफ्ट फेराइट कोर, एक निश्चित मोटाई का वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, फिर ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड, ये चौथा है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन यहाँ पर पांचवा, ठीक है। तो ये 5 सामान ऐसे हैं, 5 वस्तुएं ऐसे हैं जिस पर जो है भारत ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। भारत से कम कीमत पर चीन से भारत को निर्यात किए गए थे, इसीलिए शुल्क लगा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डंपिंग की और एंटी डंपिंग की। तो डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, इसको सरल भाषा में समझिए। जैसे कोई ये देश है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, इस इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना, मान लीजिए ए प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए निर्धारित हो गई इस प्रोडक्ट का कीमत 10 रुपये, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये निर्धारित हो गई और वही प्रोडक्ट, यही ए प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे देश में बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर दूसरे देश में बन रहा है, और यहाँ से जब हम अपने देश में ला रहे हैं तो इसकी कीमत है मान लीजिए 8 रुपये। तो क्या हो गया, यहाँ पर सस्ते हो रहे हैं, तो लोग जो है यहाँ से ला करके डंप कर देते हैं और विदेशी वस्तुओं को ही यहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। तो ये डंपिंग प्रक्रिया कहलाती है। एंटी डंपिंग क्या है, तो उसकी बात करें तो एंटी डंपिंग या डंपिंग रोधी शुल्क या एंटी डंपिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने हेतु लगाया जाता है। लंबी अवधि में एंटी डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकती है। यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर इस विश्वास के साथ लगाती है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में डंपिंग रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है। अब यहाँ पर फिर से आ जाइए, जो है फिर से सरल भाषा में समझते हैं। तो सपोज ये अपना भारत है, एक मिनट, सपोज ये अपना भारत है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही विदेश से कोई सामान आ रहा है यहाँ से, और भारत में घुसने से पहले हम यहीं पर भारत गवर्नमेंट क्या करती है, यहीं पर शुल्क ले लेती है, टैरिफ ले लेती है,
ठीक है, कि आप यहाँ पर भंडारित नहीं करेंगे, तो वो तो सीमा शुल्क हो गया। लेकिन यहाँ पर जब आ गया भारत में तो वो डंपिंग के रूप में है। और इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये लग गया शुल्क, 5 रुपये शुल्क हो गया डंपिंग के रूप में, तो 8 5 13 रुपये हो गए उसकी कॉस्ट। लेकिन अपने भारत में 10 रुपये ही है, तो अपने देश की वस्तुएं बिकेगी और जो घरेलू उत्पादक हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये रही डंपिंग और एंटी डंपिंग के बारे में। अब डंपिंग रोधी शुल्क से संबंधित WTO के कुछ प्रावधान हैं। जैसे वैधता की बात करें तो एक एंटी डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है। इसमें सूर्यास्त की समीक्षा भी एक नियम है, सिद्धांत काम करता है। इसे सूर्यास्त या समाप्ति समीक्षा जांच के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी ये तो लगा, सपोज 2025 में लगा, ठीक है, अब ये 5 वर्ष के लिए रहेगा +5 यानी 2030 तक। अब यहाँ पर सूर्यास्त समीक्षा कानून जो है लागू होगा, सूर्यास्त की समीक्षा का सिद्धांत लागू होगा, तो यहाँ पर +5 वर्ष और बढ़ सकता है, यानी कुल मिलाकर के 10 साल हो सकता है। एक सूर्यास्त समीक्षा समाप्ति या समीक्षा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के निरंतर अस्तित्व हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है। इस तरह की समीक्षा स्वप्रेरणा या घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर शुरू की जा सकती है। तो ये था दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और मुंह में दोस्तों छाले पड़े हुए हैं, फिर भी जो है चूँकि क्लास लेना है, वीडियो बनाना है, तो हमने बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहें, प्रमुख बिंदु रहें, करंट रहे या स्टैटिक रहे, उसे करंट अफेयर के माध्यम से कवर किया जाए और आपकी तैयारी में मददगार साबित हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।